ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आपसे क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा जाए एन ऑब्जेक्ट फॉल 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, फॉल कर रहा है 10 मीटर, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब दोबारा से फॉल का वर्ड आ गया, मतलब हो गया फ्री फॉल मोशन हो रही है। बिफोर रेस्ट, रेस्ट का मतलब हो गया ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 है। बिफोर एंटरिंग सम वाटर, वाटर में एंटर होने से पहले, अज्यूमिंग नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को भूल जाओ। बात समझ आ गई? एयर रेजिस्टेंस को भूल जाओ। बिफोर द एंटरिंग वाटर, ऊपर से नीचे आ रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, जब वो नीचे आ रहा है नेग्लिजिबल हो गया, तो इसका मतलब हो गया आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, ख्वाह कुछ भी हो जाए। बात समझ आ गई? जी सर। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द वाटर, वाटर को किस टाइम तक वो रीच करेगा? ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, एंड द स्पीड, और स्पीड बताओ कितनी होगी, विद ईच सॉरी विथ विच द ऑब्जेक्ट रीच द वाटर। अब उसने डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस मौजूद है आपके पास, 10 उसने दिया हुआ, जी सर। डन हो गया। डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड निकालनी है और टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सिंपल फॉर्मूला है। जी सर। मत करो बेटा, इन दोनों को डिवाइड करते रहो, स्पीड इंटू स्पीड और टाइम दोनों दिए हुए हैं ना, या सिंपल ये करते रहो कि डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम करते रहो, जिस जहां स्पीड आ गई इक्वल वही आंसर हो गया। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। तो 10/0.01 करो, अगर ये आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो फिर इससे डिवाइड कर लो, फिर इससे कर लो, फिर इससे कर लो, आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। तीनों को जरा डिवाइड करो। स्पीड का यही फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जी अपॉन सर। फॉर्मूला है, बात खत्म। अब उसने कह दिया कि नेग्लिजिबल करना है, तो इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर वो नेग्लिजिबल ना कहता ना तो फिर प्रॉब्लम आती, फिर हमें एयर रेजिस्टेंस को भी निकालना पड़ता, यानी एक्सेलरेशन को भी देखना पड़ता कि स्पीड कम ज्यादा होगी, ये होगा वो होगा। अब तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड जो है ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ेगी है, तो बस वो आपने एंडिंग स्पीड निकालनी है, मीन वी निकालना है। तो u इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकाल सकते हो, ठीक है? तो u निकाल सकते हो, u ऑलरेडी दी हुई है 0, v निकाल सकते हो। a अगर उसने कहा होता कि नहीं है तो a यहाँ हम पुट करते तो v की वैल्यू तब आती, बट अब उसने कहा a यहाँ कांस्टेंट ही है तो a को रिमूव कर दो, रहने दो। आप g निकाल दो, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। अब d जी दिया 10, टाइम ले लो ये वाला 1.0, तो डिवाइड करो पहले, शाबाश, a से डिवाइड करो 10 को, क्या आता है? सर 10 आ रहा है, 9.8। 9.8 आ रहा है, छोड़ दो, नीचे जाओ, सेकंड वाले के ऊपर जाओ, b के ऊपर। इसमें भी 9.8 आ रहा है। उसमें भी 9 कैसे यार, 0.01 को डिवाइड करोगे तो मीन नहीं आएगा ना। ठीक है, अब ऐसा कर लो, सर या कर लो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम कर लो। आप डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो? मैं सर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 10 को 1.443 से डिवाइड करो, क्या आता है? 6.99। 0.9? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब है ए और बी में से कोई आंसर आता है, लेकिन ए और बी आ नहीं सकता। अच्छा, इसको फिर इस तरह करो, नहीं, आप ऐसा सर करो, ए होगा। नहीं ए नहीं हो ए सकता। होगा ना सर? ए क्यों होगा? क्यों सर? सर ये स्पीड 10 दी हुई है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 डिवाइड बाय 1.0 टू 9.8 आ रहा है, मतलब हाँ स्पीड 9.8, मतलब 10 ही हो गया वो, तो यही होगा सर। हाँ, ए आंसर आ जाएगा, ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही, ए आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। जी सर। ली, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही है। जी सर। वो हो गया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्योंकि स्टार्टिंग वो रेस्ट से था, तो u 0 हो गया। s मेरे पास है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। ये हो गया आपके पास 4 पॉइंट, क्या आ रहा था पहले भी आपने डिवाइड किया था ना, 9.8 डिवाइड, 4.9। तो 4, 4.9। अच्छा 4.9, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 4.9 करो, क्या आता है? 2.04। 2.04 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, तो अंडर रूट ले लो इनका, तो टी की वैल्यू क्या आ गई?
1.4। 1.4। तो इसका मतलब है आपका आंसर सी और डी में से कोई एक आएगा। सी और डी में से कोई एक आना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है कि ए और बी आए। मुझे शक क्यों पड़ रहा था, क्योंकि वो 10 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है और उसके पास एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रही है तो 9.8 आ रही है, तो वो 1 सेकेंड हो नहीं सकता। मिली सेकेंड दिया हुआ है ना उसने, मिली सेकेंड्स में टाइम दिया हुआ है, तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एयर रेजिस्टेंस उसकी कांस्टेंट ही चल रही है। मीन कॉन्स्टेंटली उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब इसमें से स्पीड निकाल दो, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल मुझे निकालनी है, v जो है, u जो है वो 0 है, प्लस a जो है 9.8 है। टाइम आ गया आपके पास ये वाला 1.4। तो 1.4, तो 9.8 को जरा मल्टीप्लाई करो 1.4 के साथ, क्या आता है? 14। 14। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। अच्छा, अब आप यहां पर ये क्वेश्चन पूछो कि हमने वो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया सर? क्यों नहीं लगाया? वजह ये है ना बच्चा कि v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी का फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास इनिशियल या फाइनल ना दियो, पहली चीज। ठीक हो गया? दूसरी चीज, जब सर हमारे पास एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट ना हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वो तो ईच एंड एवरीवेयर 9.8 ही रहेगी। तो अगर 9.8 ही रहेगी तो मैं उसको पुट कर सकता हूँ वैल्यू को। तो वो मेरे लिए v इज इक्वल टू डी अपॉन टी डायरेक्ट लगाना कोई वो नहीं है हमारे लिए। ठीक हो गया? सही है। हाँ, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। आपसे कह रहे हैं अब फुटबॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, विच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द फुटबॉल थ्रू द एयर। अब यही चीज हमने ऊपर भी समझाई, वहां पर सिर्फ बॉल था, अब यहाँ फुटबॉल आ गया। ऊपर से फेंका जा रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जब ऊपर से फेंका जा रहा है तो आपसे कह रहे हैं एयर है, थ्रू द एयर, थ्रू द एयर मीन एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो क्या होगा ऊपर से नीचे आते हुए? एक्सेलरेशन जो होगी कांस्टेंट रहेगी। बेटा, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। बार कम बार होगी, कम। अब हाँ कम होगी। तो अब इसमें देखो कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन कम हो रही है? सी। सी। तो सी करेक्ट आंसर हो गया आपके पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में वो दे आर सेइंग विच फीचर ऑफ अ ग्राफ अलाउ एक्सेलरेशन टू द डिटरमाइन, यानी कौन सा फीचर ऑफ द ग्राफ जो है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए अलाउ करता है? एरिया अंडर ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विच फीचर ऑफ अ ग्राफ अलाउ एक्सेलरेशन टू डिटरमाइन। एक्सेलरेशन को क्या चीज ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करती है? डी होगा सर, स्लोप ये ऑफ अ क्या आएगा? वेलोसिटी स्लोप टाइम ऑफ द ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो डी आपके पास आंसर आ गया, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी। 23rd पे आओ, क्या कह रहे हैं आपसे? अ बॉय थ्रोन अ बॉल वर्टिकली। अब देखो थ्रोन किया गया मीन फोर्स इन्वॉल्व है। इफ इन्वॉल्व है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कुछ जहन में ले आओ। उसमें ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है, वो नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव होती है। टॉप पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। बात समझ आ गई? ये चंद जी चीजें सर। आप डायरेक्टली अपने जहन में ले आया करो जब वो प्रोजेक्टाइल की बात करता है। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, अब अगर प्रोजेक्टाइल में वो आपसे कह रहा है कि भाई अब आपने क्या करना है, फॉर इट्स रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को भी उसने रीच कर दिया। अब अगर वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर गया है, तो भैया अगर मैक्सिमम हाइट पे रीच कर गया तो इसका मतलब है वहां पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। इट इज मैंडेटरी एट रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गया, मीन वर्टिकली वो रेस्ट पे आ गया। अब अगर रेस्ट पे आ गया तो मतलब वहां वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई है।
एंड फॉल बैक टू हिज हैंड, और वापस गिरा है उसके हाथ के अंदर। बात समझ आ गई? सर ये हाँ बोलो। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कर्व होता है ना, तो उसके अगर वो तो सीधा मतलब वर्टिकली उसने उछलाई होगी बॉल, हाँ फिर पर उसके ठीक है, हाथ में अगर आ वर्टिकली गई। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, बात खत्म। तो उसने क्या कर दिया, होगी तो प्रोजेक्टाइल ने थ्रोन किया है, मीन बाय फोर्स ऊपर फेंकी है, फ्री फॉल मोशन नहीं हो रही, फ्री फॉल सही मोशन है। नहीं हो रही। ठीक हो गया? अब उसने ठीक है कहा सर। कि फॉल बैक टू हिज हैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट वेरियस स्टेजेस। आपसे कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एक्सेलरेशन को बॉल की आपको स्टेज को शो करेगा, इट्स मोशन। टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, देखो वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, आपसे कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड आपने पॉजिटिव लेना है, मतलब डाउनवर्ड्स नेगेटिव देंगे। डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। अब आपसे कह रहा है कि भाई नेग्लेजिबल, नेग्लाइड करना है एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को भूल जाओ कि क्या आ रहा है आपके पास एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस आपके पास नहीं आ रहा, तो अब सबसे पहले तो क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। अब अपवर्ड पॉजिटिव लेना है। अब देखो इसने लिखा हुआ है राइजिंग एंड डाउन, राइजिंग एंड डाउन। अगर वो राइज कर रहा है तो राइज में चलो उसने ऊपर जाते हुए यहां लिखा हुआ है -9.8, तो अकॉर्डिंग टू द फिनोमिना तो राइजिंग में 9.8 ही है। ठीक हो गया? बट फॉलिंग में उसने पॉजिटिव फिर लिखा हुआ है, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वर्टिकली अपवर्ड एज अ नेगेटिव, एज अ पॉजिटिव, यही दिया हुआ है, जी वर्टिकली सर। तो अपवर्ड उसको सी या डी पॉजिटिव। में से कोई होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए तो नहीं हो सकता। फिर सी और डी इसलिए नहीं हो सकते कि सी में देखो तो आपके पास फॉलिंग में भी पॉजिटिवली ही दिया हुआ है, और सी में राइजिंग भी पॉजिटिवली दिया हुआ है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। डी होगा ना सर? अच्छा डी पे आ जाओ। अब डी में अगर वो पॉजिटिव ले रहा है तो मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वो जीरो हो जाएगा, क्यों, एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है। तो अगर वो निग्लेजिबल है तो वो तो ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होनी चाहिए मेरा बच्चा। सर मैक्सिमम पॉइंट पे वो, एक्सेलरेशन सर की बात कर वर्टिकल, रहा है, वेलोसिटी की वर्टिकली बात। तो वो जीरो हो जाता है ना सर? क्या वर्टिकली वेलोसिटी जीरो होती है ना, वो तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, वो अच्छा। तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना, वो तो वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा। वो स्टॉप हुआ, जब स्टॉप हुआ तो इसका मतलब ये हो गया स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या हुआ कि जी स्टॉप होने का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो हो गई, बट उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हुई ना। एक्सेलरेशन इसलिए जीरो नहीं हुई क्योंकि हमें पता है कि एट द टॉप ऑफ द पॉइंट जो होता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन 9.8 ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया? सही है। इसका मतलब ये हो गया ए और डी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें मैक्सिमम हाइट के ऊपर जीरो लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? अब जी सर। बात आएगी बी और सी की सिर्फ। अब बी में दोनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड मुझे पॉजिटिव लेना है। तो अगर वर्टिकल अपवर्ड मुझे पॉजिटिव लेना है तो वर्टिकल अपवर्ड वो जब फॉलिंग कर रहा है तो पॉजिटिवली कभी नहीं हो सकता। बात सही है। और जब वो ऊपर होगा तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा लाजिमन, तो ऊपर से नीचे आते हुए भी उसको क्या फिर मैं नेगेटिवली लूंगा। जी सर। तो इसका मतलब हो गया कि सी के अंदर दो ऑप्शन गलत हैं, जो पॉजिटिव एट हाइट है और फॉलिंग है, तो इसका मतलब है बी इज द करेक्ट। अब बी के ऊपर आप सोच रहे हो राइजिंग में माइनस क्यों लिया हुआ है। जी सर। बेटा राइजिंग में अगर वो माइनस ले ना ले, वो पॉजिटिवली ले ले, लेकिन ऊपर जाते हुए तो माइनस ही होगी ना। तो माइनस इंटू प्लस 9.8 प्लस माइनस माइनस, हम ले रहे हैं ना, लेकिन हमें ये पता है कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है। साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना नेगेटिव साइन को, बस और तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो हमने ले ली पॉजिटिव, +9.81 ले ली। अब जब वो ऊपर जा रही है जी तो सर। मैंने कहा +9.81 ली इंटू माइनस ले लिया, क्योंकि ऊपर जाते हुए वो नेगेटिव है, एक साइन तो नेगेटिव शो करेगा ना, सही एक है। साइन तो नेगेटिव शो करेगा। अब पॉजिटिवली लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ 27 के ऊपर, अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर।
अब आपसे कह रहा है, a car drive sharply presses down the accelerator when the traffic light goes green. जैसे ग्रीन हुई उसने जी शार्पली बड़ी तेजी के साथ क्या कर लिया, एक्सेलरेटर को प्रेस कर दिया। प्रेस करने से क्या होगा, गाड़ी एक्सेलरेट होगी। द resultant horizontal force acting on the car vary with time as, टाइम शो किया गया, टाइम के साथ क्या हो रही है, एकदम से फोर्स जो है बढ़ी है और कांस्टेंट हो गई है। यही शो कर रहा है ना, ये ग्राफ जो है ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे, कि ग्राफ के अंदर देखो ये जी एकदम सर। से बढ़ गई, बढ़ने के बाद देखो ये कांस्टेंट हो गई, फोर्स है ना कांस्टेंट हो गई, सही। एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी जो ग्रेडियंट है वो जीरो हो गया। तो जो ग्रेडियंट जीरो है तो ग्रेडियंट की तो बात ही नहीं हो रही ना अभी फिलहाल, हमें तो उसने सिर्फ स्पीड और वो शो किया गया है, फोर्स दिखा रहा है। तो फोर्स को देखो, फोर्स यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब है कांस्टेंट है, बस ये दिखा रहा है हमें। ठीक हो गया। सही है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंटली उसने फोर्स अप्लाई किया, वो कह रहा है विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। अब जब कार के ऊपर आप एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन के ऊपर फोर्स लगा के रखते हो, कार क्या होती है, क्या सर? बाइक है, बाइक चला रहे हो, ठीक है, हम्म। बाइक चलाते हो ना, जी सर। आपने उसका एक्सेलरेटर को प्रेस करके रख दिया है, मीन उसको घुमा के सही रख है। दिया एक ही जगह पे, फोर्स कांस्टेंट है उस पर, सही है। उससे क्या होगा, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, सर स्पीड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होती जाएगी। जी सर। ठीक हो गया। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ जो है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ही रहेगी बच्चा। सर पहले तो स्पीड, वो फोर्स उसकी बढ़ रही है ना, तो स्पीड भी नहीं वो बढ़ेगी फोर्स पहले तो तो बढ़ी थोड़ा। नहीं है मेरे बच्चा, उसने देखो फोर्स को तो बढ़ाया ही नहीं है। उसने जरा गौर से देखो तो उसने क्या किया हुआ है, उसने डायरेक्ट जो फोर्स है वो यहां पर ले आया है इस पॉइंट पे, और यहां पर कांस्टेंट होगी, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हुई है ना, एकदम से प्रेस की शार्पली, और प्रेस करके ही रखी हुई है सेम जगह पे। ठीक हो गया। तो स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होती जाएगी। जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो तो एकदम से जब प्रेस करते हो तो एकदम से गाड़ी 100 पे तो नहीं पहुंच जाती ना, क्या 100 पे पहुंचती है, जी बच्चा। जब बाइक है, आपने, आप क्या हो, आप आके उस पे रुक गए, एक सिग्नल पे रुक गए, चौरंगी में आके रुक गए, रुके, हेलो इब्राहिम, हेलो। क्या कह रहे हैं आप, लेट्स सपोज किसी चौरंगी पे खड़े होते हो, चौरंगी पे आपने क्या किया, आपने जी स्पीड अप कर लिया, एकदम से एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया। अब जब एकदम से प्रेस करोगे तो एकदम से गाड़ी जो है वो 100 पे तो नहीं चली जाएगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता 100 तक मूव करेगी ना, मतलब स्पीड क्या जी होगी, सर। लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, क्योंकि आपकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो उसमें जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म होगा। तो अब देखो सारा नीचे स्पीड टाइम ग्राफ शो हुआ है, तो देखो अगर डी ग्राफ की बात करो तो डी ग्राफ में स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, स्पीड जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग होगी, एक चीज होगी। दूसरी चीज, फिर यहां पर अगेन सी में दोबारा से कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है सी और डी तो नहीं हो सकते, बी की बार आ जाओ। तो बी में देखो आपके पास स्पीड जो है पहले जीरो है, बिल्कुल इसी तरह होगा, स्पीड थोड़ी देर के लिए जीरो रहेगी, क्यों, क्योंकि जब उसका शार्पली प्रेस किया है तो उसने टाइम यहां पर प्रेस किया इस जगह पे, तो इतने टाइम तक तो स्पीड इसकी जीरो ही थी ना, यहां जीरो से जी। लेकर टाइम तक तो इसकी स्पीड जीरो ही थी, तो जीरो ही रहेगी, ओके डन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट एक्सेलरेशन जो है वो क्या, वो भी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि इंक्रीजिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, ओ लेवल में भी हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड।
यही हमने पढ़ी थी ना सही है। कि फोर्स इज जी सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स इंक्रीज हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होनी, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो गया कि इसमें स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है और आपके पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी Const- यूनिफॉर्मली चीज हो रही है। नहीं कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही बेटा, इंक्रीजिंग तो ये वाला रेट है, हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अपने नीचे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, अगेन वही क्वेश्चन आया हुआ है, एट पॉइंट ओ एंड फॉलो द पाथ पी क्यू आर एस एज शो एयर रेजिस्टेंस में बी रिजेक्ट नेग्लिजिबल। आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलाइट करो और निगलाइट करने के बाद जो है वो जनाब आपने पी ओ पी क्यू आर एस देना है। तो देखो ओ से जब स्टार्ट किया क्यू पे पहुंचा तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल जो हो गया कंपोनेंट वो 0 हो गया और हॉरिजेंटल सेम ही रहा। आर पे आते हुए उसकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, सॉरी नेग्लिजिबल है तो एक्सेलरेशन तमाम पॉइंट्स पे कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन तमाम पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि नेग्लिजिबल है एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना होता तो आपकी एयर एक्सेलरेशन जो होती वो कांस्टेंट ना होती। नहीं रहती। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे सिंपली ये बात कर रहा है कि भैया ये बताओ कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ क्यू एट इट्स पॉइंट, क्यू के ऊपर होगी तो कौन सी स्टेटमेंट? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ठीक हो गया। फिर बात कर रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज 0, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होती तो फिर वो मूव ही ना करता, तो सी तो हो ही नहीं सकता। द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0, अगर मोमेंटम 0 होता फिर वो मूव ही ना कर सकता, तो सी और डी तो खत्म कर दो पहले से ही, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब ए और बी की बात आएगी। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज 0। अब अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, समझ आ गई बात की, तो उस टाइम जी सर। वेलोसिटी 0 होगी तो फिर उसको तो चलना ही नहीं चाहिए, रुकना चाहिए था, जी सर। तो बी भी नहीं हो सकता। अब ए की तरफ आओ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0 है क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो एक्सेलरेशन इफेक्ट ही नहीं करती ना, एक्सेलरेशन तो इफेक्ट करती है वर्टिकल के ऊपर। सही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, द डायग्राम। ये सर आपने बोला कि इसमें कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे। बिल्कुल कांस्टेंट मैंने कहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला के कांस्टेंट आनी चाहिए ना मेरा बच्चा। अब जब वो ओ से ऊपर जा रहा है, ओ से ऊपर जाते हुए तो एक्सेलरेशन इफेक्ट कौन से उसको करती है, कंपोनेंट को करती है? वर्टिकल। वर्टिकल को करती है, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो उसका कोई काम ही नहीं है ना, तो इसीलिए तो उसके ऊपर 0 है। ठीक है सर। वो तो आप ओ पे लो, पी पे लो, क्यू पे लो, आर पे लो, एस पे लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन जो होगी वो 0 ही होगी। वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर 9.81 होगी, वो ओ पे हो, पी पे हो, क्यू पे हो, आर पे हो, एस पे हो, इसमें, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना होता तो फिर ओ पी क्यू आर एस के ऊपर जो था वो हर एक के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता वो चेंज आता। सही है। आपसे कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मास मूव अप एंड डाउन, मास मूव अप एंड डाउन कर रहा है तो ये ए और सी जो है ये अप एंड डाउन की मोशन कर रहा है। स्पीड इज, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, फिर 0, बी के ऊपर 0 वेलोसिटी होगी, फिर इंक्रीज हो रही है, सी तक जा रही है ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, फिर डी पे आके वो रुक रही है, ठीक है ना। इसका मतलब लेट सपोज ये कोई बॉल है मेरे ख्याल से, लेट सपोज बॉल को मैंने फेंका तो ऊपर से पहले वो नीचे गई, फिर बाउंस होके बी पे वो हिट हुई, बी पे हिट होने के बाद बाउंस होके ऊपर आ गई, सी की तरफ आ गई, तो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन आती है। लेकिन चलो कोई इशू नहीं। द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड अप एंड डाउन हो, सॉरी मूविंग अप एंड डाउन हो रहा है ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, which point represent the velocity of the mass when at the lower point of its
मोशन। आपसे कह रहे हैं कौन सा जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द मास व्हेन एट द लोअर पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। लोअर पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जब वो नीचे है। समझ आ गई बात की? जब वो जी हाइट पे नहीं है, हाइट पे कौन सा पॉइंट होगा इसका? ए और सी। हाइट पे ए और सी होगा, लोअर पॉइंट पे बी और डी होगा, बी और डी होगा। अब डी। which point represent the velocity of the mass when at the lower point of its motion? तो बी जो होगा वो ये भी तो हो सकता है ना कि हाइट पे गया हो, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी होती है ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए, ऊपर से नीचे जाते हुए वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। जी सर। अब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके रुकेगा, रुकने के बाद नीचे आएगा। जी सर। मतलब हो गया बी जो है वो टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर आके हिट हो रहा है एक तो डी। तो डी इज द लोअर पॉइंट। यानी कि सही। अगर ये ए की साइड पे होता ना, ये ए और बी का ही कर्व दिखाया होता और मुझे कहता बताओ कि लोअर पॉइंट कौन सा है, तो फिर मैं उसको कहता लोअर पॉइंट जो है वो बी है। क्यों? क्योंकि वो ए की साइड की, अब ये दो साइड की डायरेक्शन, मीन वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊपर देखो अप लिखा हुआ है और नीचे डाउन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो अप जी सर। जाके ऊपर वो ए पे जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसके बाद बी के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो बी उसका अपर पॉइंट हुआ जहां पर वेलोसिटी जीरो, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ। तो बी के बाद देखो नीचे आ रहा है, डाउन लिखा हुआ है, तो बी से वो नीचे आ रहा है। तो मतलब ये हो गया बी इसलिए नहीं हो सकता, वो अपर पोजीशन है उसकी। फिर जब बी से वो नीचे आ रहे हैं तो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगी, फिर जो है वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो मतलब ये है वो मिनिमम पॉइंट आपका हो गया। क्या हो गया आपके पास? डी हो गया। डी। कि और कोई पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं किया, कि हालांकि सी के बाद अगर कोई भी पॉइंट वो मुझे दिखाता तो उसको मैं मिनिमम रिप्रेजेंट करता, लेकिन उसने कहा लोअर पॉइंट कौन सा है, तो वो डी आएगा इस मोशन में जो उसने दिखाया हुआ है। सही है। जी बच्चा, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। कोई चीजें समझ आई? जी सर।